छोटे से एक डांसर बनने का सपना होने के बावजूद वो अपने माँ बाबा के कहे मुताबिक एक डॉक्टर से शादी कर लेती है। उसने सोचा था कि उसका पति उसके इस अधूरे सपने को पूरा करने में मदद करेगा, लेकिन पति उसे वो सपोर्ट तो देता ही नहीं, उल्टा उसके साथ एक नौकरानी जैसा बर्ताव करता है। सारा दिन रसोई घर और संसार की इस भागदौड़ में वो अपने सपनों को ही भूलती जा रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी लूप होल में फंस गई है। वो क्या इन सब से बाहर निकल पाएगी, अपने तरीके से जी पाएगी, कि अपने सपने पूरे कर पाएगी? ये कहानी बस उसे नहीं, हर लड़की को शायद अपने जीवन में ऐसा एहसास कराता होगा। तो पूरी कहानी सुने। मूवी स्ट्राइप के पिटारे से आज है 2023 की मिसेस। डायरेक्टर आरती काड़व। IMDb 6.9। दोस्तों, अगर आपको कहानी के साथ साथ दुनिया की हैरत अंगेज और दंग कर देने वाले फैक्ट सिर्फ 1 मिनट में अगर सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे वो प्राचीन मंदिरों का सच हो या ब्रह्मांड से जुड़ा कोई तथ्य, हिंदू माइथोलॉजी का कोई राज, या फिर ऐसी जगहों से आप गुजर चुके हो लेकिन आपको उनके राज के बारे में पता ना हो, इन सब को जानिए बस एक स्टॉप हमारे नए YouTube चैनल 1 मिनट अननोन फैक्ट में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों। अब कहानी सुना जाए। कहानी के शुरू में रिचा को देखते हैं, जो एक डांसर है। उसे डांस बहुत पसंद है। उसका एक डांस ग्रुप भी है जिसके साथ उसका हर दिन बहुत अच्छे से कटता है। वो डांस को अपना करियर बनाना चाहती है। शादी के बारे में तो उसने अभी सोचा ही नहीं। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिशों के बीच एक दिन उसके घर लड़के वाले उसे देखने आते हैं। माँ बाबा को तो अपनी बेटी बियानी ही है और अब चाहते हैं कि रिचा की भी शादी जल्दी हो जाए। पेशे से लड़का एक डॉक्टर है और नाम है दिवाकर। दिवाकर के बाबा बोले, मेरी भी एक बेटी है दिव्या, जिसकी शादी हो चुकी है और अब माँ बनने वाली है। फिर दिवाकर के बाबा ने उसे दिव्या को वीडियो कॉल करने को कहा, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल नहीं लग रहा। जब दिवाकर ने ये बात अपने बाबा से कही, उसी वक्त रिचा ने अपने घर के वाईफाई का पासवर्ड बता दिया, जो कि बाकियों से थोड़ा अलग था। इस पासवर्ड वाली बात से दिवाकर भी रिचा को भाग गया। उसे रिचा पसंद आने लगी है। अब इसके बाद परिवार वालों ने दोनों को अकेले में बातचीत करने के लिए छोड़ दिया, थोड़ा और एक दूसरे को जान सके। दोनों छत पर आ गए। पहले तो दोनों एक दूसरे से क्या बात करे समझ नहीं आ रहा। फिर रिचा ने ही बात शुरू की। घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? दिवाकर ने भी नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई कहा। फिर रिचा के पूछने पर कि वो किस चीज का डॉक्टर है, दिवाकर ने बताया कि वह गायनोकोलॉजिस्ट है और रिचा पहली बार किसी मेल गायनो से मिल रही है। दिवाकर बोला, ये तुमने मेरी तारीफ में ही कहा है ना? हाँ बिल्कुल, मुझे ये सुनकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि अक्सर लड़के गायनो जल्दी से बनना नहीं चाहते। खैर, उनकी बातचीत से समझ आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को पसंद आ चुके हैं। शादी के लिए खास तैयार न होने पर भी दिवाकर से मिलकर उसे वो अच्छा लग गया। इसके बाद दोनों एक दिन बाहर लंच पर आते हैं। शादी से पहले एक दूसरे को और जानने के लिए दोनों साथ समय बिताते हैं। बात करते करते पता चला कि दिवाकर को घर का खाना ही पसंद है। घर और बाहर के खाने से कोई मैच ही नहीं। बातचीत दोनों के बीच और गहरी होती गई। दिवाकर की बातें, उसके तौर तरीके से रिचा आखिरकार इम्प्रेस हो ही जाती है। जल्द दोनों की शादी का भी दिन आ गया। बड़े धूमधाम के साथ शादी हुई। दोनों बहुत खुश हैं। अब शादी की रात दिवाकर रिचा से कोई भी प्यार भरी बातें ना कर सीधा उसके साथ हम बिस्तर हो जाता है। रिचा को ये बात अच्छी ना लगने पे भी वो दिवाकर से कुछ नहीं कहती। आखिर उसकी पहली रात जो थी। अगली सुबह रिचा जल्दी जल्दी उठकर रसोई घर आई, जहाँ सासू माँ पहले से ही काम कर रही होती है। रिचा बोली, माँ मैं चटनी जल्दी से मिक्सर में पीस लेती हूँ, थोड़ा काम आगे बढ़ जाएगा और शादी में मिला तोहफा भी किसी काम तो आएगा, है ना? लेकिन सासू माँ ने उसे मना करते हुए कहा, रहने दो, तुम्हारे ससुर को ये सब नहीं पसंद। वो सब कुछ सिलबट्टा में पीसा हुआ खाना पसंद करते हैं। इससे खाने में स्वाद और गुण दोनों बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ सावी नाम की एक बच्ची हाथ में सब्जी का थैला लिए आती है और रिचा से इसे रख देने को कहा। रिचा ने थैला लेकर धोने के लिए सब्जी निकाली। तभी सावी कहने लगी, आज किचन में तो नई बहू के हाथ का पहला खाना बनेगा, तो हलवा बनेगा ना? इसके बाद सैवी और रिचा दोनों बहुत बातें करते हैं। सैवी को रिचा बहुत पसंद आ गई। फिर सैवी ने पूछा, आप क्या हलवा बनाना जानती हो या मैं आपकी कुछ मदद करूं? रिचा हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, ऑनलाइन में देख देख कर सीख जाऊंगी ना। थोड़ी देर और बातें हंसी मजाक कर सैवी स्कूल जाने के लिए निकल गई। अब यहाँ रिचा ने चाय चढ़ाई और दूसरी तरफ बाहर सासू माँ सिलबट्टे में मसाला पीस रही होती है। इतने में दिवाकर रसोई घर में आया और चाय पीकर काम में निकल गया। अब अगले दिन रिचा के घर पर भी उसकी माँ अलग अलग तरह की डिश बना रही है, क्योंकि शादी के बाद रिचा अपने पति के साथ पहली बार अपने घर आ रही है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच गए और अब वो सब खाने बैठते हैं। दिवाकर ने कहा, काम के प्रेशर की वजह से चाकर भी छुट्टी नहीं ले पाता, आप लोग तो समझ ही सकते हैं। तभी रिचा ने भी बाबा से कहा, हाँ बाबा, वो काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। तब रिचा के बाबा बोले,
व्यस्त तो मेरी ऋचा भी है। दिवाकर ने हैरानी से पूछा, किसमें? तो ऋचा ने बताया कि वो डांस में। और ये सुनकर दिवाकर हंस पड़ा। आंटी, आपने इतने मजे का बढ़िया खाना कि अपनी बेटी को नहीं सिखाया? हाँ, सिखाने की कोशिश तो की थी, मगर क्या करे, वैसे ही थोड़ा बहुत सीखा है उसने। तब दिवाकर बोला, कोई बात नहीं, मेरी माँ सिखा देगी। मगर ऋचा के डांस की बात में उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई, अहमियत ही नहीं दी। अब इसके बाद दोनों एक और फ्रेंड के घर खाना खाकर वापस घर लौट आए और आकर रसोई घर में देखा तो उसकी सास बर्तन धो रही होती है। ये देख ऋचा बोली, माँ, आप सारे बर्तन अभी क्यों धो रही है? कल काम वाला धो देगा ना। सास बोली, हमेशा तो उस पर निर्भर रहकर रसोई घर गंदा नहीं रख सकती, इसलिए मैं ही कर लेती हूँ। ऋचा ने भी मदद कर देने की बात कही तो सास ने नई बहू है कहकर उसे सोने जाने को कहा। अब कमरे में दिवाकर उससे रोमांटिक हो रहा है। ऋचा बार बार मना करती है कि आज बहुत ज्यादा खा लिया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आराम करना है। लेकिन दिवाकर ने उसकी नहीं सुनी और इंटीमेट हो ही जाता है। ऋचा ने भी इस बात को नॉर्मली ले लिया। दूसरी तरफ देखते हैं कि सास सारा काम धाम कर लेने के बाद ही सोने गई और अगली सुबह जल्दी उठकर फिर से काम पर लग भी गई। मतलब कि वो शायद सो भी नहीं ठीक से पाई होगी, संसार को संवारने की चिंता में। इस बीच ऋचा की भी नींद टूट गई और फटाफट फ्रेश होकर रसोई घर आई तो देखा कि सास ताजा मक्खन बना रही है। ऋचा ने थोड़ा चक्कर कहा, बहुत टेस्टी है, मुझे पसंद है। सास ने भी ये गौर किया पर उसने कुछ कहा नहीं। फिर सास ने उसे सब्जी काटने को कहा। ऋचा ने सब्जी का साइज दिखाया तो सास बोली, नहीं, थोड़ा और छोटा काटो, सब्जी के साइज के ऊपर खाने का स्वाद निर्भर करता है। ठीक वैसे ही सब सब्जी वब्जी काट लेने के बाद सास पूरा खाना बनाती है और इधर ऋचा सिंक पे पड़े बर्तनों के बीच में ही अपना हाथ धोने लगी। तभी सास आकर वो पड़े बर्तन धोने लगी। ऋचा ने हैरानी से कहा, आप क्यों धोएंगी? काम करने वाला धो देगा ना, आप आराम करें। तो सास बोली, सारे कामों के लिए निर्भर रहना ठीक नहीं है, कुछ खुद भी कर लेना चाहिए। असल में कुछ महिलाएं होती है जो संसार के काम करते करते भूल जाती है कि उनकी भी एक जिंदगी है। ऋचा की सास की हालत भी ऐसी ही है। शादी के बाद वो घर के कामों को ही अपनी जिंदगी समझ लेते हैं और गुजार भी देती है, लेकिन इसके बाहर भी कोई जिंदगी है ये वो भूल ही जाते हैं। और इन सब घरों के मर्द भी वैसे ही होते हैं। अब ब्रेकफास्ट करने दिवाकर और ससुर बैठे हैं। ऋचा ने सास को भी साथ बैठ जाने को कहा, मैं बाकी का बना लाती हूँ, सब साथ में बैठकर खा लेंगे। तभी ससुर बोल पड़े, वो क्यों साथ में बैठकर खाएगी, उसका क्या बाहर कोई काम है? पहले हमें दे दो, हमारे जाने के बाद तुम लोग बैठकर खाना। ये सब सुनना ऋचा को बड़ा अजीब लगता है और ये भी कि उसकी सास इस बारे में कुछ कहती भी नहीं है, सारी बातें चुपचाप मान लेती है। ये भी देखा गया कि उसके ससुर और दिवाकर कोई भी अपना काम खुद से नहीं करते। अगर औरतें किसी और काम में व्यस्त है तो भी उन्हें ही आकर उनका काम पहले करना होगा, खाने का बर्तन उठाना होगा और सब कुछ उन्हें गर्म और फ्रेश चाहिए। यहाँ तक कि जब दिवाकर नहाकर बाहर निकला तो उसके कपड़े भी ऋचा ही निकाल कर देगी, भले ही तब वो कुछ और काम कर रही हो। अब उनके जाने के बाद सास बहू खाने बैठे। ऋचा के मन में कई सवाल होने पे भी वो अपनी सास से कुछ नहीं पूछती कि यहाँ क्यों ऐसे खाया जाता है। उसके घर में तो सब मिलकर एक साथ खाते हैं, सभी अपना काम खुद से करने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ सबका ऐसा अद्भुत व्यवहार देख ऋचा को पसंद नहीं आया। अब ऋचा के डांस ग्रुप से उसके एक दोस्त का कॉल आया और उससे पूछती है कि तू कब ज्वाइन करेगी, तेरे बिना तो ठीक से हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे। ऋचा बोली, ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ, आप आती हो या नहीं। दूसरी तरफ ऋचा की सास अपनी बेटी दिव्या से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। दिव्या प्रेग्नेंट है तो वो उन्हें चीजें बता रही है, कैसे क्या करना है। फिर दिव्या का पति उन्हें दिव्या के पास आने को कहने लगा, माँ, अगर आप आओगी तो आपकी बेटी आराम कर पाएगी, मेरी मदद करने से भी तो उसका मन नहीं भरता। इसके बाद ऋचा ने भी दिव्या से बात की। दिव्या बोली, तुम घर संभाल लोगी ना, माँ साथ रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा, भरोसा रहेगा। ऋचा बोली, हाँ दीदी, आप चिंता मत करें। ऋचा ने देखा कि उसका पति उसकी सब तरह की मदद कर रहा है। कुछ दिन बाद सास चली जाएगी तो वो ऋचा को अलग अलग प्रकार का खाना बनाना सिखाने लगी और साथ में अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ बना कर रखती है। माँ होती ही ऐसी है, खुद के 1000 कष्ट होने पे भी उन्हें कष्ट महसूस ही नहीं होते। अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करती है। खैर, अब सास के जाने के बाद ऋचा के अकेले घर संभालने के दिन शुरू हो गए। सुबह 4 बजे का अलार्म देकर उठना, जिसके आवाज से दिवाकर को ही दिक्कत होती है, जबकि ऋचा उसके घर का काम करने के लिए उठ रही है। उसने सबसे पहले ससुर के लिए चाय बनाई, लेकिन ससुर बोले, मैं सबसे पहले उठकर अजवाइन पानी पीता हूँ और फिर चाय। ऋचा वैसे ही करके खाना बनाना शुरू करती है। चूँकि इस घर में सब मसाले सिलबट्टे में पीस कर डाला जाता है, ऋचा भी वही करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कभी उसने नहीं किया है। गलती से उसकी आंखों में हाथ लग गया। उसे बहुत दिक्कत हो रही है, साथ ही समय भी बहुत जा रहा है, इसलिए उसने जल्दी काम आगे बढ़ाने के लिए चटनी मिक्सर में ही पीस लिया।
अब दोनों बाप बेटा ब्रेकफास्ट करने बैठे। दिवाकर हॉटपॉट में रोटी देखकर बोला, ये क्या फुल्का रोटी नहीं है? रिचा फिर से फुल्का रोटी बनाने जाती है। उसी समय ससुर ने भी उसे दही लाने को कहा। रिचा दोनों लेकर फटाफट आई। तब ससुर बोले, चटनी तुमने सिलबट्टे में नहीं पीसा है ना? हाँ मैं समझ रहा हूँ, उससे तो हाथ जलते हैं ना। ठीक है कोई बात नहीं, तुम और कितना अकेले सारा काम संभालोगी, लेकिन तुम्हारी सासू माँ को इन सब का अभ्यास है। ये सब कहकर उन्होंने वो चटनी खाकर देखा ही नहीं, भले ही वो दही से खा लेंगे। रिचा भी मन खराब कर सारे चटनी डस्टबिन में फेंक देती है। अब काम से थोड़ा फ्री होकर रिचा अपना एक डांस वीडियो देखने लगी। उसे वो वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगता है। तभी काम करने वाला मटन देकर गया बनाने के लिए। अब रिचा कान में हेडफोन लगाकर गाना सुनते सुनते नाच भी रही है और खाना बनाने का काम भी कर रही होती है। थोड़ी देर बाद ससुर वापस घर आकर उसे आवाज लगाने लगे, लेकिन यहाँ रिचा तो कुछ सुन नहीं पाती। बाद में ससुर ने आकर देखा कि वो रसोई घर में कैसे डांस कर रही है और ये देखकर वो चिढ़कर वहाँ से अपने कमरे में चले गए। रिचा को भी लगा कि उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। उधर दिवाकर काम वाले से पूछता है कि उसका लंच बॉक्स आया कि नहीं, लेकिन जवाब आया कि मैडम ने अभी तक खाना ही नहीं बनाया है, क्या बाहर से मंगवा दो कुछ? दिवाकर ने मना कर दिया। आज रिचा ने बिरयानी बनाई है। ससुर को बिरयानी परोसते हुए बोली, सॉरी बाबा, कुकर में 4 सीटी देने के बाद ही खाना पका है, पक ही नहीं रहा था। तब ससुर ने कहा, ये तुमने कुकर में बनाया है? रिचा के हाँ कहने पर, ओह तब तो ये बिरयानी नहीं पुलाव बना है। दम बिरयानी को तो धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाया जाता है। वो जिस तरह से चाहते हैं उस हिसाब से अगर खाना बनाया जाए तो शायद इंसान को दिन का अधिकतर समय रसोई घर में ही बिताना पड़ेगा, दूसरा और कोई काम ही नहीं कर सकेंगे। पर फिर भी रिचा कहती है, ठीक है बाबा, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, आगे से ख्याल रखूंगी। अब दिवाकर भी घर लौट आया, पर उसका मिजाज बिगड़ा हुआ है। उसने रिचा से कहा, मैं दिन में 12 घंटे काम करता हूँ, ज्यादा नहीं तो एक लंच तो मैं डिजर्व करता हूँ ना। आज 6 कप कॉफी पीकर ही मैंने दिन काटा, अब डिनर मिलेगा या वो भी नहीं। आज अगर एक दिन वो बाहर ही खा लेता और घर आकर अच्छे से रिचा को समझा कर कहता तो ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। फिर भी रिचा कुछ नहीं कहती। इसके बाद भी दिवाकर कहने लगा, और अगर मुझे देना ही है तो गरम फुल्का रोटी देना। रिचा भी हाँ कहकर उसके लिए फुल्का बनाने चली गई। यहाँ ससुर अपनी पत्नी मीना को फोन करते हैं, तुमने क्या अपनी असिस्टेंट को बिरयानी बनाना नहीं सिखाई? ऐसा लग रहा है मानो उसकी पत्नी मेन नौकरानी हो और बहू उसकी असिस्टेंट। सास ने कहा, कुछ दिन पुलाव से ही मैनेज कर लीजिए ना, वहाँ भी वो खाना ही बना रही होती है। जिस पर ससुर ने कहा, मैं तो कुछ भी खा लूंगा, लेकिन बहू को तो घर कैसे संभालना है सिखाना होगा ना ही वो घर साफ सुथरा रखती है। कल परसों मुझे एलर्जी हो गई तो खुद के ही अस्पताल में ना भर्ती होना पड़ जाए। अगले दिन रिचा धूल साफ कर रही होती है। फिर यूट्यूब देख देख कर ससुर के लिए लंच बनाती है, वही दम बिरयानी जैसे ससुर ने कहा था। बहुत मुश्किल से वो अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन ससुर उसकी कोशिश पर सराहना करने के बजाय नुक्स निकालते हैं कि इसमें नमक कम है। उनसे ये नहीं कहा जा रहा है कि उसके हाथों का खाना अच्छा हो रहा है, वो भी तो ये सब पहली बार कर रही है या उनके तरीकों से पहली बार कर रही है। खैर इसके बाद उसने दिवाकर के लिए भी लंच पैक करके भेजा। रात में उसने दिवाकर से कहा, दोपहर की बहुत सारी बिरयानी बच गई है, वही खा लेने से नहीं होगा। पर दिवाकर ने कहा, थोड़ा लाइट खाना बनाओ ना, क्योंकि दिन में हैवी हो गया है। यानी कि उसे फिर से खाना बनाने जाना होगा। वो जाती भी है। जहाँ दिवाकर अगर 12 घंटे काम कर रहा है, लेकिन रिचा भी तो 24 घंटे ही घर के कामों में लगी पड़ी है, उसे वो काम नहीं मानते। अब रिचा को माँ का कॉल आता है। उसने बताया कि यहाँ उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। दिवाकर भी सारा दिन काम करके थक कर घर लौटते हैं और मेरे ये दिन भर के घर के काम कभी खत्म ही नहीं होते। माँ उसे कहने लगी, रिचा ये सब तो तुझे सीखना होगा। रिचा ने, हाँ माँ मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद ही नहीं आ रहा, क्या मैं खाना बनाने वाली रखने बोलूं? कहती है। पर माँ ने उसे मना कर दिया, अभी अभी नई शादी हुई है, कुछ दिन एडजस्ट कर ले, फिर धीरे धीरे कहना। हाँ माँ एडजस्ट करके ही तो बचा खाना या तो मुझे खाना पड़ता है या फेंक देना पड़ता है। जिस पर माँ फिर से बोली, ठीक है खाना जरा हिसाब से बना। ये सुन रिचा बोली, मैं ऐसा ही कर रही हूँ माँ, लेकिन आप नहीं समझोगी, और उसने फोन रख दिया। अब खाना बनाकर रिचा ने ससुर और पति को खाना परोसा। उनके खा लेने के बाद जब वो बर्तन धोने गई तो देखा कि सिंक का पानी जा नहीं रहा है। आखिर में उसने अपने हाथों से उस गंदे पानी को साफ किया, फिर साबुन से अपने हाथों को खूब धोया। अगले दिन वही बच्ची सावी वहाँ आई और रिचा की बिंदी ठीक करने लगी। मेरी माँ बिंदी नहीं लगाती, कहती है बिंदी तो हमेशा वो लगाती है जिन लड़कियों का भाग्य अच्छा होता है। जिस पर रिचा ने कहा, भाग्य तो सबका ही अच्छा होता है,
नहीं, आपको नहीं पता, जिनका हस्बैंड नहीं होता उनके भाग्य भी नहीं होते। सैवी की ये बात सुन रिचा ने कहा, क्लास 3 में पढ़ती हो ना, प्राइम नंबर पता है किसे कहते हैं? ऐसा नंबर जिसे उस नंबर के अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं तोड़ सकता, जैसे कि 5, 7, 11। और तुम्हारी मम्मी भी एक प्राइम नंबर है। सैवी ये सुनकर बोली, इसका मतलब मेरी मम्मी के पास भी गुड लक है। रिचा ने कहा, वो खुद ही एक गुड लक है। और सैवी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। अब कुछ देर बाद रिचा को उसकी दोस्त का कॉल आया, जो बहुत दिनों से उसे कॉल कर रही थी, उसे बताने के लिए कि उसका परफॉर्मेंस सिलेक्ट हो गया है। ये उसका पहला कोरियोग्राफी क्रेडिट है। रिचा ने भी उसे बधाई देकर रिहर्सल के बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो कब का शुरू हो चुका है, क्योंकि इस बीच रिचा ने उसका फोन ही नहीं रिसीव किया और प्रैक्टिस तो शुरू करना ही था। रिचा और क्या ही कहती, हाँ घर की जिम्मेदारी और काम में समय नहीं हो पाया। हाँ मुझे पता था तू यही कहेगी, ठीक है कम से कम परफॉर्मेंस तो देखने आ सकती है। उसका हस्बैंड भी उसे और दिवाकर को साथ आने को कहता है। रिचा बोली, ठीक है मैं कोशिश करूंगी। असल में दिवाकर को भी छुट्टी नहीं मिल पाती है, पर इस बीच उसने गौर भी किया कि उसके दोस्त का पति कितने केयर से उसकी दोस्त को ट्रीट कर रहा है, उसके लिए खाना बना रहा है, जो कि ये सब दिवाकर नहीं करता। ये सब सोच गुस्से में उसने फोन रख दिया। खैर इसके बाद अब वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते वक्त वहाँ ससुर अपना एक सफेद कुर्ता लाकर कहने लगे, रिचा ये वॉशिंग मशीन में अच्छे से साफ नहीं हुए हैं, अगर हाथ से धो देती तो अच्छा होता। रिचा अपने अंदर के गुस्से को दबाकर मान जाती है। ससुर फिर से कहते हैं, एकदम धीरे धीरे हल्के हाथों से धोना, ये मेरा फेवरेट कुर्ता है। अब रिचा सारा दिन लगाकर उस कुर्ते को अच्छे से धो देती है। रात में आज वो दिवाकर से घर के कामों के लिए किसी को रखने की बात कह ही देती है, जिसपे दिवाकर बड़ा ही लापरवाही सा जवाब देता है, क्यों क्या जरूरत है, बीच बीच में वेद प्रकाश तो आकर घर साफ कर तो जाता है। रिचा बोली, हाँ लेकिन मुझे भी खुद का काम शुरू करना है, जिसके लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। कौन सा काम? दिवाकर ने पूछा। रिचा बोली, तुम्हें तो पता है मेरा एक डांस ग्रुप है, मेरी दोस्त है ना, उसे अपना शो भी मिल गया है। ये सबसे कुछ आय भी होता है या फिर समय बर्बाद होता है? दिवाकर बोला। जवाब में रिचा ने कहा, पहले काम करूंगी फिर आय होगी ना। रिचा की बातों से दिवाकर चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे लगता है रिचा की बेतुकी बातों में वो अपना समय और शांति न बर्बाद करे। रिचा बहुत हताश हो जाती है कि उसका पति उसके सपनों के बारे में जरा भी नहीं सोचता, न उसे फर्क पड़ता है। अब रिचा किचन में ख्याल करती है कि सिंक के पाइप से टिप टिप पानी गिरे जा रहा है। उसने वहाँ एक बाल्टी रख दी, क्योंकि दिवाकर को इस बारे में इतनी बार बोलने पर भी वो इसके लिए कुछ कर ही नहीं रहा। आज रिचा और कमरे में ना सोकर बाहर सोफा में ही सो गई। अगली सुबह दिवाकर ने पूछा कि वो कहाँ थी सारी रात। रिचा ने बताया कि उसके पीरियड्स आ गए हैं। दिवाकर ने उसे रसोई घर में जाने से मना कर दिया, जो रिचा को थोड़ा हैरान कर देता है। क्यों पूछने पर दिवाकर बोला, क्यों क्या, तुम रेस्ट लो, मैं बाकी देख लूंगा। इसके बाद दिवाकर ने सावी की माँ को बुलाया। अब से आने वाले 5 दिन वही घर का सारा काम और खाना बनाएगी। इसके बाद रिचा ने सावी की माँ से कहा, क्या कोई काम करने वाली मिलेगी? मैंने तो बहुतों को लाकर दिया था, लेकिन कोई भी यहाँ ज्यादा दिन तक रह नहीं पाई, क्योंकि इस घर में बहुत छूत अछूत माना जाता है। इसे छुआ तो ये होगा, उसे छुआ तो ये दिक्कत, कोई रहना ही नहीं चाहता। खैर रिचा ने सैवी की माँ से उसके किसी काम में मदद कर देने को कहा, तो वो मना करते हुए बोली, नहीं आप आराम कीजिए, इस घर में तो आराम भी बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर दोनों खूब बातें करते हैं। सैवी तो आपको इतना पसंद करती है, कहती है बड़ी होंगी तो रिचा दीदी के जैसे ही बनूंगी। अब इन 5 दिनों की कहानी में सैवी की माँ के हाथ के खाने से लेकर घर के बाकी सारे काम कुछ भी ससुर को पसंद नहीं आ रहा, लेकिन मजबूरी में सब सहन कर जाते और दिन गिनते रहते। लड़कियां जब इन दिनों बीमार रहती है तो वो कुछ भी छू नहीं सकती। ये चीज वो रिचा से सीधा नहीं कहने से भी उनके बर्ताव में साफ समझ आ रहा था। अब रिचा के 5 दिन का आराम खत्म हो गया। आज ब्रेकफास्ट में उसने पूछा, कैसा बना है? दिवाकर बोला, माँ के स्पेशल रेसिपी को बिगाड़ने के लिए भी टैलेंट चाहिए, जो कि तुम में तो बहुत अच्छे से ही है। ये सुन रिचा का मूड ऑफ हो गया। तभी दिवाकर बोला, अरे नहीं नहीं, अच्छा बना है, मैं तो मजाक कर रहा था। खैर अब रिचा बोली, मुझे आप लोगों से कुछ कहना था, मैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। ससुर ने कहा, क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई नौकरी करने की? दिवाकर भी अपने बाबा की बात में सहमति देकर बोला, हाँ बाबा ठीक कह रहे हैं, हमारे घर में एक कमाने वाला ही काफी है। फिर ससुर के पूछने पर कि कैसा जॉब, रिचा ने कहा, डांस टीचर का। मैं छोटे से ही डांस कर रही हूँ और 4 साल से सिखा भी रही हूँ। मेरा एक डांस ग्रुप है। पर दिवाकर उसे बस उसका एक हॉबी कहता है, जिसे आखिर जॉब कौन बनाता है। इधर ससुर भी इतना कहकर उठकर चले गए कि ये सब हमारे परिवार में शोभा नहीं देता। इसके बाद दिवाकर ने कहा,
मैं बाबा से बात करके देखता हूँ, तब तक कुछ मत करना, और प्रेगनेंसी के बाद ये सब काम तो तुम्हें छोड़ना ही होगा, है ना। ऋचा भी मन मार कर रह जाती है। उनके घर मेहमान आते हैं। दिवाकर का कजन टुन्नू, उसकी पत्नी बिन्नी और बेटा गुड्डू। अब मेहमान नवाजी के लिए ऋचा को चाय, कॉफी, सिकंजी और भी बहुत कुछ लाने को कहा गया। बिन्नी बोली, बेचारी इतना सब कुछ वो अकेली कर पाएगी। दिवाकर तुरंत बोला, हाँ हाँ, ये सब उसके लिए कुछ नहीं है, सब कर लेगी। इसके बाद बेचारी सब कुछ बनाकर लाती भी है, लेकिन तब तक उन्होंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया। टुन्नू बोला, अब इसके बाद ये सब कौन पीता है। लेकिन फिर बिन्नी के कहने पर कि जब इतने प्यार से बनाकर लाई है तो खा लो ना, तो सिकंजी पीकर वो बोला, एकदम ही बेकार बना है, और हंसने लगा। जब घर के बाकी मर्द ही ऐसे हैं तो टुन्नू से क्या उम्मीद रख सकते थे। अब ससुर ने पूछा, वो सब छोड़ो, रात में क्या खाओगे। ऋचा ने कहा, खाना तो पक चुका है। तभी टुन्नू बोला कि उसे मटन बिरयानी खाना है, वो भी खुद से बनाकर। बिरयानी बनने के बाद ऋचा ने रसोई घर में आकर देखा कि सारी चीजें इधर उधर फैली हुई है, हर तरफ गंदगी पड़ी है। रसोई घर की ऐसी खराब हालत देख उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले क्या नहीं। पीछे से बिन्नी ने आकर कहा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, क्या मैं कुछ मदद कर दूं तुम्हारी। मगर ऋचा ने मना कर दिया कि वो मैनेज कर लेगी। जिसका रसोई घर होता है वही समझता है कि कैसे मैनेज करना है। अब अगले दिन ऋचा खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करवाकर रेडी होती है जॉब इंटरव्यू के लिए। उसी वक्त ससुर ने आकर कहा, कहाँ जा रही हो तुम बहू। ऋचा बोली, हाँ बाबा, इंटरव्यू के लिए। तब ससुर बोले, लेकिन मैंने तो मना किया था ना, भूल गई क्या तुम। तुम्हें पता है तुम्हारी सासू माँ ने पीएचडी की है, लेकिन घर, संसार, बच्चे ही उनकी पहली प्रायोरिटी थी, जिस वजह से ही तो दिवाकर आज डॉक्टर बना। ये सुनकर ऋचा बोली, मैं बस पार्ट टाइम जॉब करूंगी बाबा, मैंने लंच, ब्रेकफास्ट सब बना कर रखा है, और घर के काम भी मैं मैनेज कर लूंगी। और फिर अभी तो बच्चा नहीं है, तो उस बारे में अभी सोच भी नहीं रही। यही तो तुम जैसे आजकल की जनरेशन की समस्या है, तुम लोग बात ही नहीं समझते हो, और अभी तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें मेरी बात तो माननी ही चाहिए। इसके बाद ससुर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। ऋचा दुखी होकर रसोई घर में बैठी रहती है। अब ऋचा दिवाकर के साथ अपने दोस्त के घर आई हुई है। दोस्त ने कहा, पता है हमने डांस शुरू ऋचा की वजह से ही किया था, लेकिन अब तो वो इन सब से गायब हो गई है, हम लोग उसे बहुत मिस करते हैं। दिवाकर बोला, ऋचा तुम हफ्ते में एक बार तो यहाँ आ सकती हो। जिस पर उसकी दोस्त बोली, क्यों तुम अपने क्लिनिक में हफ्ते में एक बार ही जाते हो क्या। दिवाकर ने कहा, भला ऐसा क्यों, ये तो मेरा काम है, मुझे तो करना ही पड़ता है। अब ऋचा की दोस्त के हस्बैंड ने कहा, और डांस करना इनका काम है, ये उनकी साधना है। खाना खा लेने के बाद ऋचा की दोस्त का हस्बैंड चीजें उठाने लगता है। ऋचा ने दिवाकर से प्लेट देने को कहा धोने के लिए, पर दिवाकर बोला, नहीं मैं कर लूंगा। ऋचा कहती है, वाह, यहाँ तो मेरी तुम खूब मदद कर रहे हो, क्यों मैं तुम्हारी मदद नहीं करता। दिवाकर ने पूछा। जिस पर ऋचा ने दोस्त से कहा, पता है ये टेबल में खाने के बाद हाथ धोने भी नहीं जाते, और जाएंगे भी क्यों, मेरी तरफ फ्री में खाना पकाने वाली और काम करने वाली जो मिल गई है। ये सब कहते कहते ऋचा खूब हंसती है। ऋचा की इन सब बातों से दिवाकर को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। अब ऋचा के किचन में आने पर दिवाकर कहने लगा, तुम क्या नशे में हो, मतलब तुम क्या कहना चाहती हो, मैंने तुमसे शादी की फ्री में खाना बनाने और काम करने वाली के लिए। ऋचा बोली, देखो मैं मजाक कर रही थी, अगर दिवाकर उसकी ऐसी बेइज्जती कर उसका मजाक करता है तो वो उसके लिए मजाक है, लेकिन अगर ऋचा ने मजाक कर दिया तो वो मजाक नहीं, उसकी बेइज्जती हो गई। खैर, दिवाकर ने कहा, ये कैसा मजाक है, अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ लाई थी। दोनों के बीच इस बात को लेकर गहमा गहमी रुक ही नहीं रही। फिर ऋचा उसे, यहाँ नहीं, बाद में घर जाकर इस पर बात करते हैं, कहा। घर वापस आकर ऋचा दिवाकर से माफी मांगती है इन सब के लिए। अगली सुबह ऋचा ने दिवाकर से फिर उस लीकेज पाइप के बारे में कहा, पूरे पाइप को बदलना होगा, जल्दी से इसे ठीक करवा दो दिवाकर। दिवाकर भी इसे ठीक जल्दी करवा देगा कहकर ऋचा से अपने ऑफिस बैग में सामान समेट कर रखने को कहता है। सब करने के बाद ऋचा ने पूछा, और कुछ चाहिए। दिवाकर बोला, हाँ चाहिए ना तुमसे, और उसके करीब आने की कोशिश करता है। ऋचा उसे दूर रहने को कहती है तो दिवाकर बोला, क्यों। जिस पर ऋचा बोली, हर वक्त इसके अलावा क्या कुछ और नहीं सोच सकते तुम। जवाब में दिवाकर बोला, शादी किया है जब, बच्चा तो चाहूंगा ही ना। ऋचा कहने लगी, क्यों, मैं तुम्हें इंसान नहीं लगती क्या, बच्चे से पहले मुझसे थोड़ा प्यार तो कर सकते हो। पर नहीं, तुमने तो मुझे एक मशीन समझ लिया है। दिवाकर, मेरी भी तो कोई इच्छा है। ये सुनकर दिवाकर बोला, तुमने कभी खुद को शीशे में देखा है, मुझे बताओगे कि क्या करना है क्या नहीं। तुम्हारे शरीर से हर समय तो खाने की ही बदबू आती है, तो पहले ये सोचो कि तुम मेरे काबिल हो या नहीं। और भी बहुत कुछ बुरा भला कहकर वो ऋचा का अपमान करता है। ये कैसी सोच है, भला ऋचा उसके लिए ही सब कुछ कर रही है,
पर उसे अप्रिशिएट के बजाय उसी को ही दोष दे रहा है। दिवाकर के कटु शब्दों से ऋचा को बहुत ठेस पहुंची। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन दिवाकर की बुआ गीता मिलने आती है। दरअसल वो आई है ऋचा की सास की जगह करवा चौथ के नियम पालन करने। ऋचा ने उनके पैर छुए, फिर बुआ ने उसे आज रात ज्यादा खा लेने को कहा क्योंकि कल उसे निर्जला उपवास रखना पड़ेगा। इसके बाद बुआ ने रसोई घर देकर कहा, ऋचा रसोई घर जितना साफ सुथरा रखोगी उतना ही घर में शांति रहेगा, समझी। ऋचा भी कहती है, ठीक है बुआ, असल में पाइपलाइन बदलना होगा इसलिए इतना गंदा हो रखा है। फिर बुआ रसोई घर की एक के बाद एक चीजों पर नाक भों सिकोड़ रही है, ये ऐसा है तो वो वैसा है। अब चिकन बनाते वक्त बुआ कहने लगी, पता है ये चिकन की रेसिपी मेरी खुद की है, मुझे खाना बनाना बेहद पसंद है, तुम्हारी सास को भी तो मैंने ही सिखाई है। ऋचा भी कहती है, मुझे भी डांस करना बहुत पसंद है। फिर बुआ को अपने डांस की वीडियो दिखाते हुए बोली, मैं एक डांसर हूँ, मैं लोगों को सिखाती भी हूँ, मेरा एक ग्रुप भी है। पर ये सब देखने के बाद बुआ दिवाकर से बात करने चली गई। मतलब कि ऋचा की पसंद उसके काम से कोई लेना देना ही नहीं। अगर वो खाना अच्छा बनाती तो हाँ बहुत अच्छी है। अब इधर दिवाकर को देख बुआ बोली, शादी के बाद तो इंसान मोटा हो जाता है, तो इतना पतला कैसे होता जा रहा है। क्या करूँ बुआ, आपके हाथ के मजेदार खाना कहाँ खाने को मिलता है। इसके बाद बुआ ने तरह तरह के खाने बनाए। अगले दिन करवा चौथ है। उपवास में ही ऋचा ने सारा खाना बनाया। ससुर खाते खाते कहते हैं, फास्टिंग हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इन सब नियम कानूनों के पीछे भी अच्छी वजह होती है। बुआ ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब इसके बाद रसोई घर में बुआ आई। उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। ऋचा के पूछने पर बुआ ने बताया कि उन्हें डायबिटीज और प्रेशर है। ये सुनकर ऋचा ने उन्हें दवाई खाने को कहा तो बुआ ने साफ मना कर दिया, अरे नहीं, आज तो खा ही नहीं पाऊंगी, मैं तो फास्टिंग कर रही हूँ। ऋचा के उसे दवाई खाने पे समझाने पर बुआ इरिटेट होने लगी, मैं ये सब कर करके ही बूढ़ी हुई हूँ, पर आजकल की तुम्हारी जनरेशन का तो फास्टिंग से ऐसा हाल है, इतनी सारी दिक्कतें हैं। बुआ उसे और भी बातें सुनाती है जिससे ऋचा को बहुत बुरा लगता है। शाम में दिवाकर ऋचा के पास रसोई घर में आकर बोला, अपने डांस की वीडियो डिलीट करो। ऋचा बोली, तुम्हें तो पता ही है कि ये पुरानी वीडियो है। दिवाकर ने कहा, हाँ मुझे लगा था कि ये प्राइवेट है, पर ये तो सोशल मीडिया पर है और ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए डिलीट करो इसे। ये सुनकर ऋचा ने भी डिलीट करने से मना कर दिया। दिवाकर, देखो ऋचा, इस घर में जब हो तो यहाँ के नियम कानून मानने पड़ेंगे। ऋचा ने गुस्से में पूछा, और अगर नहीं माना तो क्या करोगे तुम। दिवाकर गुस्से में फोन लेकर चला गया और ऋचा बस रोते रोते बर्तन धोने लगी। वो अच्छे से समझ चुकी है कि उसके सपने तो इस रसोई घर के कामों में ही पिसकर रह जाएंगे। वो यहाँ कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगी और हो सकता है कि वो अपने सपनों को बचाकर भी नहीं रख सकेगी। खैर, इन सब के बीच दिवाकर और ऋचा की पहली करवा चौथ पूरी हुई और अगले दिन होता है ऋचा के ससुर का जन्मदिन। दिवाकर ने बुआ को भी बाबा के जन्मदिन पर रुकने को कहा, लेकिन बुआ ये कहकर चली गई कि उनका भी वहाँ परिवार है जिसे उसे ही देखना है। अब जन्मदिन पार्टी शुरू हुई, जहाँ एक तरफ सभी बहुत मजे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऋचा रसोई घर में बैठे पाइपलाइन से टपकते पानी की आवाज सुन रही होती है, जो कि अभी तक भी दिवाकर ने ठीक नहीं करवाई है। इधर पार्टी में टुन्नू सबसे पूछता है कि कौन कौन सिकंजी पिएगा, तो सभी को सिकंजी पीनी है। वेद प्रकाश ने आकर ऋचा से कहा, भाभी 9 ग्लास शिकंजी बनाना है, वो भी अलग अलग फ्लेवर के। ऋचा कुछ नहीं कहती, चुपचाप से बस सुनती है। पार्टी में सभी डांस मस्ती कर रहे हैं तो टुन्नू भी एक डांस स्टेप कर रहा होता है। दिवाकर के पूछने पे कि ये क्या स्टेप है, अरे सोशल मीडिया में नहीं है क्या तू, तेरी पत्नी ही तो ऐसे डांस करती है। ये सुन गुस्से में दिवाकर रसोई घर आया और ऋचा से कहने लगा, मैंने तुमसे वो वीडियो डिलीट करने को कहा था ना, क्यों नहीं किया तुमने अभी तक। तुम्हारी वजह से आज सबके सामने मेरा मजाक बन गया। और शिकंजी कहाँ है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, सभी कब से शिकंजी का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो काफी गुस्से में चिल्ला चिल्ली करके चला गया, क्योंकि ऋचा उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देती। अब उसने उठकर 9 कांच के ग्लास निकाले और फिर उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उस पाइप से जो पानी लीक होकर बाल्टी में जमा हो रही थी, उसने वो 9 ग्लास उसी गंदे बाल्टी के पानी से भरी और बाहर जाकर पार्टी में परोस दिया। फिर दोबारा रसोई घर आकर थोड़ी देर तक कुछ सोच ही रही थी कि इतने में आग बबूला दिवाकर सीधा आकर बोला, एक थप्पड़ लगाऊंगा तुम्हें, अभी ये क्या किया तुमने बाहर। हाँ, दिवाकर के बात खत्म करने से पहले ही आज ऋचा अंदर का वो सारा गुस्सा, वो बेइज्जती, वो अपमान सब भड़ास निकालती है। उसने वही बाल्टी का गंदा पानी दिवाकर पर दे मारा और फिर वहाँ से खाली पैर ही गाड़ी लेकर निकल जाती है। पूरे रास्ते वो बस रोते हुए आई। अपने घर में आने के बाद भी उसे चैन और सुकून नहीं मिलता, क्योंकि उसके माँ पापा भी उसे ही समझाने में लगे हैं। उन्हें लगता है कि ऋचा ने ही जरूर कोई बड़ी गलती कर दी होगी। माँ कहती है,
ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई घर छोड़ देता है क्या भला? चल, जो हुआ सो हुआ, जाने दे। मैं तेरे साथ खुद तेरे ससुर घर जाऊंगी और उन लोगों से तू माफी मांग लेना। दोष क्या सिर्फ लड़कियों की ही होती है? उन्हें ही मान लेनी पड़ती है सबकी गलती। खैर, तभी ऋचा का भाई भी घर आ गया। अरे दीदी, तू कब आई? उफ, बाहर तो कितनी गर्मी है। ऋचा की माँ अभी भी कहती जा रही है। अपना गुस्सा थोड़ा कम कर ऋचा, संसार में कितना कुछ मान कर चलना पड़ता है और सभी लोग कर भी तो रहे हैं। तू जाकर ठंडा पानी पी और भाई को भी दे दे। इतने देर से सुन रही ऋचा का सब्र का बांध टूट गया और चिल्लाकर वो कहती है, मैं नहीं दूंगी पानी। वो क्या खुद से पानी लेकर नहीं पी सकता? तुम जैसे माँ बाबा ने ही लड़कों को बिगाड़ रखा है। और मैं बाबा नहीं, माँ हूँ, एक लड़की। जो इज्जत लड़के को मिलती है वही इज्जत तो लड़की को भी मिलनी चाहिए ना। और उठकर कमरे में चली गई। अब कहानी का दृश्य बदला और देखा कि दिवाकर के घर में कोई एक नई लड़की आई है जो सुंदर से रोटी पका रही होती है। उसने दिवाकर से कहा, पहली रोटी फूली नहीं है। दिवाकर बोला, कोई बात नहीं, पहला परफेक्ट नहीं होने से भी दूसरा होता है। इसका मतलब कि दिवाकर और उसके परिवार को एक और कोई नई मिल गई है और उनके घर पर जो चीजें पहले से ही चल रही थी वैसे ही चल रही है। इससे ही समझ आ रहा है कि ऐसी मानसिकता के लोग कभी भी नहीं बदलेंगे। यहाँ दूसरी तरफ ऋचा को देखते हैं जो अपने स्टूडेंट्स को तैयार कर रही है। आज उसका लाइव परफॉर्मेंस है। फूलों का गुलदस्ता देख एक ने कहा, अरे ये किसने दिया? ऋचा बोली, मैंने खुद को ही दिया है। ऋचा को देख लग रहा है कि वो खुश है अपनी इस नई जिंदगी में। इसके बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऋचा स्टेज में परफॉर्मेंस करती है और हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस सुंदर दृश्य के साथ ये कहानी भी यही खत्म हो जाती है। असल में शादी एक की जिम्मेदारी नहीं होती, दोनों की होती है। लड़की सारा दिन घर में खटेगी और लड़के सिर्फ पैसे कमाएंगे, चीज ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों को ही दोनों की मदद करनी होगी। एक दूसरे के पास एक दूसरे के साथ रहना होगा। इसका मतलब ही तो शादी है। अब बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी होती है जो सिर्फ लड़कों के ऊपर ही संसार चलाने की जिम्मेदारी दे देती है कि बस लड़के ही पैसे कमाए और वो लोग कुछ नहीं करे। और अगर लड़की कमाती भी है तो वो पैसे बस उसी के हैं। ये भी ठीक नहीं है। अगर लड़के घर चलाने में मदद करते हैं तो लड़की भी अपने कमाए पैसों से संसार चलाने में मदद करे। और अगर लड़के कम कमाते हैं तो पत्नी अपनी इनकम से संसार चलाए। लेकिन फिर अगर पत्नी घर का काम ठीक ठाक से नहीं संभाल पा रही तो लड़के भी उनकी मदद करें। दोनों को एक दूसरे की परछाई बनकर साथ चलना होगा। किसी का अपमान ना करे, कभी ये ना समझे कि ये उसकी ही जिम्मेदारी है तो वही करे, मैं क्यों करूं। पति पत्नी को एक साथ सब करने की मानसिकता मन में रखनी होगी। एक दूसरे से प्यार और इज्जत करनी होगी, तभी तो वो शादी कहलाएगा। तो आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताना। और कहानी अगर मुझसे सुनना अच्छा लगा तो लाइक शेयर इस वीडियो को जरूर करें। बाय बाय दोस्तों।